साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम यहाँ पर जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझ लिया था, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिए थे। लगभग मोर और लेस हमारे लगभग जितने क्वेश्चन डीबीटी, जीआरएफ या सीएसआईआर में पूछे गए थे, उसमें लगभग हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे और हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, उसके बेसिक स्टेप्स, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में समझ लिया था। अब हम यहाँ पे कुछ और गहराई में जाके कुछ पॉइंट्स को और समझेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। तो उसी में जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो उसमें एक और प्रोसेस आपका इन्वॉल्व होता है जिसको क्या बोलते हैं, नोड्यूल का फॉर्मेशन होना। ठीक है, अब ये क्या होता है तो इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले नोड्यूल जो होती है वो लिटिल आउट ग्रोथ ऑफ द रूट्स की होती है। तो किसकी आउट ग्रोथ होती है? वो रूट की होती है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि नोड्यूल किसकी आउट ग्रोथ है। तो चूंकि ये सारा खेल जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो आपके नाइट्रोजन फाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो भी होते हैं, तो जो आपकी प्लांट्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो बैक्टीरिया से इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूट के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। जब आप बॉटनी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर रूट का पार्ट होता है जिसको हम रूट हेयर बोलते हैं। तो जब रूट हेयर जो होता है लेगुमिनस प्लांट का कम इन कॉन्टेक्ट विद राइजोबियम की, हम यहाँ पे रेफरेंस लेके चलेंगे क्योंकि ये बहुत ही फेमस और कॉमन एग्जांपल है। ये हमने आपको पहले भी बता दिया है कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप या नाइट्रोजन फिक्सेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे जो बढ़िया, शानदार, खूबसूरत एग्जांपल सिस्टम में देखने को मिलता है वो हमारा क्या होता है, राइजोबियम होता है। ठीक है, देयर अकर एन एक्सचेंज ऑफ द प्लांट एंड बैक्टीरियल सिग्नल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर को जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉड फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, जो रिजल्ट क्या करते हैं, नॉड फैक्टर का मतलब कि जो नोड्यूल का फॉर्मेशन कराएंगे, विच रिजल्ट इन कर्लिंग ऑफ द टिप्स ऑफ द रूट हेयर। मतलब जिस तरीके से कर्लिंग का मतलब घूम जाना, ठीक है, या घुंघराले जिस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपके मतलब नोड्यूल्स जो होते हैं वो आउटग्रोथ रूट्स के होते हैं। तो जब ये रूट हेयर बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या करते हैं, एक सिग्नल एक्सचेंज करते हैं प्लांट और बैक्टीरिया के बीच में, जिससे क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या करता है, नोड्यूल फैक्टर को सिक्रीट करता है, जिससे क्या हो जाता है, कर्लिंग ऑफ द टिप ऑफ द रूट हेयर। Plant respond by forming an infection thread which grow inward and carrying the bacteria to cortical cells of the root। जिससे क्या होता है कि इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन थ्रेड होता है जिसके माध्यम से मतलब कुल मिला के उनके बीच में, ये मान लीजिए प्लांट है और ये आपका बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया ने जो सिग्नल या जो फैक्टर यहाँ पे रिलीज किए, उससे क्या होगा कि जो रूट्स की जो हेयर सेल्स थी, रूट हेयर थी, वो और ज्यादा कर्ल हो गई। मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उसमें घूम गई, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वो आपस में इंटरेक्ट कर लिया, जिससे क्या होगा कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो था वो प्लांट के अंदर पहुंच गया। ठीक है, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। और कैसे गया है, तो कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट, इसको याद रखिएगा। सम ऑफ द बैक्टीरिया इनलार्ज टू बिकम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिनको हम बैक्टीरोइड्स बोलते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जो कि बैक्टीरिया जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो वो बैक्टीरोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरोइड्स का। ठीक है, तो कैसे बैक्टीरोइड्स होते हैं इसको भी हम समझेंगे। प्लांट फ्लेवोनोइड्स एक्ट एज ए इंड्यूसर ऑफ द नॉड जीन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये बहुत सारे आपके फ्लेवोनॉइड्स कंपाउंड होते हैं जिसको आपने पढ़ा होगा। तो जो प्लांट के फ्लेवोनाइड्स कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, इंड्यूसर होते हैं नॉड जीन के, विच स्पेसिफाई अर्ली इवेंट ऑफ नोड्यूलेशन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट ने ऐसे कौन से फैक्टर या कौन से केमिकल को सिक्रीट किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्लेवोनॉइड्स को सिक्रीट किया। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। कॉर्टिकल सेल्स जो होती हैं, जब इनके संपर्क में आने के बाद वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जैसा कि जब आप प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ते हैं तो वहां पे जो आपके मेन हार्मोन जो सेल डिवीजन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो हमने प्लांट टिश्यू कल्चर का जो हमने वीडियो पढ़ा था, लेक्चर पढ़ा था, वहां पे हमने आपको बताया था कि ऑक्सिन जो होता है वो बेसिकली आपके रूट के फॉर्मेशन के लिए होता है। बस इतने कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। साइटोकाइनिन जो होता है वो आपका सूट का फॉर्मेशन करता है, और जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है तो आपका क्या बन जाता है, कैलस बन जाता है। ठीक है, ये हमने बहुत डिटेल में समझा हुआ है। तो चूंकि अब यहाँ पे सेल्स को बहुत तेजी से डिवाइड करना है, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर मतलब एक बहुत तगड़ा प्रोसेस यहाँ पे कराना है, तो सेल्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो कॉर्टिकल सेल्स होती हैं मतलब वो बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं ड्यू टू द ऑक्सिन। अब यहाँ पे चूंकि सेल डिवाइड कर रही है तो जो आपके सेल ग्रोथ वाले जो हार्मोन्स थे, सेल डिवाइड करने वाले जो हार्मोन थे, उसमें जो आपका सबसे बड़ा नाम आता है वो ऑक्सिन का आता है, जो कि प्लांट सिक्रीट करता है। और साइटोकाइनिन जो होता है वो आपका बैक्टीरिया सिक्रीट करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ऑक्सिन जो होता है वो प्लांट सिक्रीट करता है। ओवरऑल ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन साइटोकाइनिन जो होता है वो कंट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट जो करता है वो बैक्टीरिया से आता है और ऑक्सिन जो होता है वो प्लांट करते हैं। ठीक है। नोड्यूल्स जो होते हैं वो आपके पिंक कलर के होते हैं क्योंकि इसमें लेग हीमोग्लोबिन होता है जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, जो कि ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजिनेस को। क्योंकि ये जो एंजाइम होता है ये क्या है, अगर आपको सरल भाषा में मैं समझाऊं तो ये ऑक्सीजन से क्या है, डरता है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये अपना कार्य नहीं कर पाएगा। इट्स हीम कम्स फ्रॉम द बैक्टीरिया। तो जैसा कि आपको पता है कि ये लेग हीमोग्लोबिन है, हीम पार्ट है, ग्लोबिन पार्ट है। हीम, जैसा कि हमने हीम की बायोसिंथेसिस भी पढ़ रखी है। ये सारी चीजें आपको रिकॉल आ जानी चाहिए। हीम जो है वो आपका क्या है, वो आपका पोरफायरिन है। ठीक है, याद आया। हीम जो होता है वो आपका पोरफायरिन होता है। ग्लोबिन जो होता है ये आपका प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, और इसमें कौन से केमिकल होते हैं, कौन से मेटल्स होते हैं, ये सारी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। तो इसमें जो आपका पर्टिकुलर, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, कि हीम पार्ट जो होता है वो बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है और ग्लोबिन पार्ट जो होता है वो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं। यानी कि पी से प्रोटीन को जोड़ लीजिएगा और पी से प्लांट को जोड़ लीजिएगा। तो प्रोटीन जो होता है वो आपके लेगुमिनस प्लांट सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके हीमोग्लोबिन यानी कि सॉरी हीम पार्ट का सिंथेसाइज जो होते हैं वो बैक्टीरिया करते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो आपके कुछ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें आपके नॉड जीन होता है, निफ होता है, फिक्स होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप याद रखेंगे। नॉड जीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लीन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लीन कर दूं तो नॉड जीन जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं, बोथ प्लांट और बैक्टीरिया दोनों में पाए जाते हैं। और निफ जो होता है इसका पूरा नाम नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर होता है। तो एंड फिक्स एक और जीन होता है जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। तो निफ और फिक्स जो होते हैं वो आपके बैक्टीरिया में होते हैं। और नॉड जो कि हमने नोड्यूल का फॉर्मेशन के समय देखा तो उसमें प्लांट का भी रोल था। तो ये जो दोनों जीन होते हैं ये प्लांट और बैक्टीरिया दोनों में पाए जाते हैं। तो यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ गई कि नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इसके बाद अगर आप इस तरीके से अगर हम फिगर के माध्यम से समझना चाहें तो ये आपकी प्लांट की सेल्स थी, ये सॉइल पार्टिकल्स थे। ये आपके प्लांट में जो आपके आउटग्रोथ थी, रूट्स की जो आउटग्रोथ थी, ये आपकी रूट हेयर थी। यहाँ पे बैक्टीरिया आके इन्वाइड किया। बैक्टीरिया ने जब इन्वाइड किया तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर हुक टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, हालांकि वो अलग बात है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो इससे इंटरेक्ट करते हैं। इनर कॉर्टेक्स एंड पेरीसाइकिल सेल जो होती हैं वो डिवीजन में चली जाती हैं। और इसके माध्यम से ये देख लीजिए, यहाँ पे पहले यहाँ के आपको अंदर की तरफ कोई सेल्स नहीं दिखेंगी, लेकिन अब यहाँ पर ये अंदर की तरफ सेल्स मूव कर रही हैं। और जब ये मूव करके जाती हैं तो ये आपका मैच्योर नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि एक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और यहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन जीन होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सोयाबीन का एग्जांपल दिया गया है, नोड्यूल रूट नोड्यूल कैसे फॉर्मेशन होता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया कांटेक्ट ए सस्पेक्टेबल रूट हेयर, डिवाइड नियर इट, उसके आसपास डिवाइड करना शुरू कर देता है। सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ द रूट हेयर, कॉस जो होगा वो कर्ल हो जाएगा। मतलब जब ये सक्सेसफुल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये तरीके घूम जाता है। ठीक है, इन्फेक्टेड थ्रेड जो होते हैं कैरीज द बैक्टीरिया टू द इनर कॉर्टेक्स में ले जाएंगे बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया गेट मॉडिफाइड इनटू रॉड शेप्ड बैक्टीरॉइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। एंड कॉज इनर कॉर्टिकल और पेरीसाइकिल, ये जो पर्टिकुलर बॉटनी में जब आप पढ़ेंगे तो प्लांट में ये सेल्स होती हैं। तो ये पर्टिकुलर सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करती हैं। क्यों डिवाइड करेंगी? क्योंकि यहाँ पर आपको ऑक्सिन की सिंथेसिस ज्यादा मिलती है। डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ कॉर्टिकल पेरीसाइकिल लीड टू द नोड्यूल फॉर्मेशन। मैच्योर नोड्यूल इज ए कंप्लीट विथ वैस्कुलर टिश्यू कंटिन्यूअस विथ दोज ऑफ द रूट। तो ये फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिगर, ये आपका बैक्टीराइड्स का लगा हुआ है, इसको भी देख लीजिए। इन्वाइडिंग बैक्टीरिया स्टॉप डिवाइडिंग एंड गेट मॉडिफाइड इनटू द रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम बैक्टीराइड्स बोलते हैं। अब इसी बैक्टीराइड्स में जब आप देखेंगे तो आपको लेग हीमोग्लोबिन मिलेगा, इसके ऊपर मेम्ब्रेन मिलेगा। बैक्टीराइड्स जो होता है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और ये आपकी होस्ट सेल है। द नोड्यूल दस फॉर्म्ड स्टेबलाइज ए डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन, जिससे क्या होता है होस्ट में मतलब ये कि जो होता है बनता है तो भाई एक्सचेंज भी तो चाहिए, उनको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो ये जो होता है, ये जो नोड्यूल होता है, अगर आपसे ऐसा भी पूछा जाए कि ये क्या न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज में हेल्प करता है, तो हम ये भी आंसर करेंगे कि हाँ ये बिल्कुल हेल्प करता है। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है कि नोड्यूल जो आपका फॉर्म हुआ है स्टेबलाइज अ डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट। इसके बाद वही बात यहाँ पे बताई गई है, नोड्यूल जो होते हैं वो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। नाइट्रोजनेस रेड या पिंक कलर का होता है, जिसको हम लेगुमिनस हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन इसको हम प्यार से बोलते हैं। और शॉर्ट में इसको कैसे डोनेट करते हैं इसको भी याद रखिएगा, LHB।
अब हम थोड़ा-सा और यहाँ पे समझ लेते हैं की पॉइंट्स हैं कि अभी तक हमने क्या-क्या चीज़ों को समझा है, उसको एक बार वापस से समराइज़ कर लेते हैं। तो सबस्ट्रेट हमको क्या-क्या चाहिए होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, अगर हम उसको वापस से रिकॉल कर लें, तो सबस्ट्रेट हमारा नाइट्रोजन है, एंजाइम हमको नाइट्रोजनेज़ चाहिए, ये जो है ये आपका एमओएफई प्रोटीन है। डीबीटी 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैटालाइज़ करता है ये पूरे प्रक्रिया को। इसके अलावा एंजाइम इज एक्टिवेटेड बाय बोथ मॉलिब्डेनम एंड आयरन, मेनली बाय द मॉलिब्डेनम। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा मतलब यहाँ से आप समझ लीजिए कि अगर आपसे एक ऑप्शन दिया जाए, मान लीजिए कि एमओएफई दे दिया तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपसे ये कहता है कि कौन सा ज्यादा क्रिटिकल है या कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मॉलिब्डेनम है। सोर्स ऑफ एनर्जी, बिना दुनिया में, जैसे मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता रखा है, कोई भी चीज आपकी फ्री नहीं है, तो आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, आपको अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको उसका एक पर्टिकुलर प्राइस चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में खर्च होती है। ड्यूरिंग फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्रोकैरियोट itself इज द सोर्स ऑफ एटीपी। प्रोकैरियोट में जो आपके भागीदारी कर रहे हैं उनसे एटीपी ली जाती है, और जब सिम्बियोसिस एटीपी होती है, मतलब सिम्बियोसिस प्रोसेस होता है, उसमें एटीपी जो होता है वो रेस्पिरेशन ऑफ द होस्ट सेल से आता है। समझ रहे हैं? तो मतलब कुल मिला के ये है कि अगर सिम्बायोसिस हुआ, तब उसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन आपका होस्ट सेल से आएगा, मतलब जो कि प्लांट सेल होगा या कोई और सेल होगा। लेकिन जब वहां पे अगर आपकी नॉर्मल ये अपने स्वतः कर रहे हैं, तो जो आपके प्रोकैरियोट्स का मतलब जो आपके बैक्टीरिया होंगे, वो एटीपी फॉर्मेशन करते हैं। अब रिड्यूसिंग पावर का सोर्स कौन होगा? तो वही कहानी ये होती है, अगर सिम्बायोसिस प्रोसेस होता है तो एनएडीएच प्रोवाइड बाय द रेस्पिरेशन ऑफ द होस्ट सेल, और अन्यथा जो होता है वो आपके प्रोकैरियोट्स करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए हमको ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। और वही बात यहाँ पे बताई गई है कि जो एंजाइम नाइट्रोजनेज होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम चूंकि हमें पूरा एनारोबिक माध्यम इसको देना होता है। ठीक है। लेग हीमोग्लोबिन के बारे में अगर हम पढ़े, तो ये आपका एक होलो प्रोटीन होता है, जैसा कि हमने होलो प्रोटीन के बारे में समझा हुआ है, या होलो एंजाइम जब हम कहते हैं, जब वो पूरा कंप्लीट एंजाइम होता है जिसमें एपो एंजाइम को फैक्टर सारी चीजें मिल जाती हैं, तो जो आपका कंप्लीट एंजाइम बनता है उसको हम लेग हीमोग्लोबिन, सॉरी, कंप्लीट एंजाइम बनता है उसको हम होलो प्रोटीन बोलते हैं। तो लेग हीमोग्लोबिन इसी में आता है। इज ए ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ द बोथ प्लांट एंड द बैक्टीरियम, इन विच द ग्लोबिन जो होता है वो आपका प्रोटीनिशियस पार्ट होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एपोप्रोटीन बोलेंगे। मतलब बहुत बेसिक चीजें हैं, पुरानी चीजों से आप कोरिलेट करिए। ठीक है। इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट, इसको प्रोड्यूस करते हैं। और हीम जो होता है, जो कि आयरन यहाँ पे होता है, आयरन किस कंडीशन में होता है? आयरन यहाँ पे फेरस कंडीशन में होता है। बाउंड अप पॉलीफ्रेन रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम राइजोबियम। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना होगा, जैसे आपके क्लोरोफिल में मैंने आपको पढ़ाया था, हीमोग्लोबिन आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन किस कंडीशन में होते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है। और यहाँ पे आप इसको, ये मैं कहूंगा कि बल्कि इसको मैं आपको होमवर्क ही दे रहा हूँ कि ये आपके फेरस कंडीशन में है, और एक आयरन की और कंडीशन होती है, फेरिक होती है। तो यानी कि ये आपका फेरस कंडीशन में है या फेरिक कंडीशन में, मैंने इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसको पढ़िएगा, होमवर्क है आपका, इसको रिकॉल करिएगा। ठीक है। यहाँ तक बात हो जाती है। इसके बाद अगर हम मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं, अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझना चाहें कि कैसे कैसे ये सारी चीजें हुई हैं, तो पहले पार्ट में तो ये चीजें हमने इसको समझ लिया है। इसके बाद यहाँ पे जो आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो आपके NADPH होते हैं और FMNS2 होता है। तो ये समझ लीजिए कि आपका एंजाइम नाइट्रोजनेज है, जो कि सबस्ट्रेट से आके बाइंड करेगा। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट यहाँ पे हो रहा है, मतलब ये आपका सबस्ट्रेट जो कि आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन आया जो कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जाके उसके पर्टिकुलर खांचे में जाके फिट होता है, वो जाके यहाँ पे फिट हुआ। फिर इसका रिडक्शन हुआ, 2 हाइड्रोजन लगाया गया। ठीक है, फिर 2 हाइड्रोजन और लगाया गया, फिर 2 हाइड्रोजन और लगाया गया। ऐसे करते करते क्या हो गया कि आपका पर्टिकुलर अमोनिया जो होता है वो आपकी सिंथेसाइज हो जाती है। कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाती है। इसमें जो आपका पहला बना है, जब 2 हाइड्रोजन हमने लगाया, तो आपका डाइअमाइड बना, फिर हाइड्राजीन बना। अगर आप इसके फॉर्मेशन के सीक्वेंस को जानना चाहें, तो इसको भी याद कर लीजिएगा कि पहले आपका 2 हाइड्रोजन लगा तो हम उसको डाइअमाइड बोलते हैं। हाइड्राजीन का फार्मूला N2HO4 होता है, और फाइनली जो होता है वो अमोनिया बनता है, जो कि आपका 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ये जो होता है प्रोसेस, ये आपका हाई इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, 8 एटीपी फॉर ईच अमोनिया प्रोडक्शन। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में आपके 2 अमोनिया बन रहे हैं, 2NH3 बन रहा है। एक NH3 के लिए आपको 8 एटीपी आपको चाहिए होती है। तो चूंकि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 गुणे 8 कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा? 16 एटीपी आपका बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 16 एटीपी का आपको कंजम्पशन चाहिए होता है। ये रिएक्शन आप याद रखेंगे।
ठीक है? नाइट्रोजन के फिक्सेशन में आपको 2 अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ और 16 एटीपी यहाँ पे आपकी यूज़ हुई है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन जो कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये हमने बार-बार इसके बारे में ज़िक्र हमने कर चुके हैं, तो इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है? इसके बाद नाइट्रेट का एसिमिलेशन हम पढ़ लेते हैं कि अब ये जो आपका नाइट्रेट एसिमिलेशन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या-क्या रोल होता है। तो जैसा कि हमने नाइट्रिफिकेशन जब पढ़ा था तो प्रोसेस ऑफ नाइट्रेट रिडक्शन टू अमोनिया को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट एसिमिलेशन बोलते हैं। मतलब नाइट्रेट का रिडक्शन करके जब आप अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट एसिमिलेशन कहते हैं। ये आपके 2 स्टेप के प्रोसेस होते हैं जिसमें 2 स्पेसिफिक एंजाइम आपके इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले नाइट्रेट को रिड्यूस्ड करके किसमें बना दिया जाता है, नाइट्राइट में बना दिया जाता है, जो कि आपका नाइट्रेट रिडक्टेज होता है। तो कहने का मतलब है जो पहला हमने देखा था नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉकस, वो वाली स्टोरी थी ना 2-3, लेकिन अब यहाँ पे हम बैक की तरफ आ रहे हैं। 3 से 2 आएँगे और वापस से उसको हम अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रेट रिडक्टेज पहले स्टेप में एंजाइम इन्वॉल्व होता है। ये आपका फ्लेवोप्रोटीन होता है और इसके पास मॉलिब्डेनम कोलीफैक्टर होता है। ठीक है? दूसरा जो आपका एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो आपका नाइट्राइट रिडक्टेज ये भी होता है। पहला आपका नाइट्रेट था, दूसरा आपका नाइट्राइट था। फेरिडॉक्सिन जो होता है इसमें डायरेक्ट सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। इस पूरे प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होता है, जो कि स्पेशली लीव्स में होता है। देयरफॉर नाइट्राइट आयन फॉर्म्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स में ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे वो अमोनिया में रिड्यूस किए जाते हैं। नाइट्राइट रिडक्टेज डज नॉट रिक्वायर मॉलिब्डेनम बट कंटेन कॉपर एंड आयरन। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा, इस एंजाइम के लिए जो होता है वो कॉपर और आयरन की आवश्यकता होती है, ये मॉलिब्डेनम डिपेंडेंट नहीं होता है। और एक क्वेश्चन जो कि आपके सीएसआईआर में यहाँ से डिराइव्ड हुआ है, जो कि आप देख लेंगे आराम से आपको मिल जाएगा 2019 या 18 के आसपास। तो इसमें इस पर्टिकुलर एंजाइम की लोकेशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइट्राइट रिडक्टेज जो होता है ऑफ प्लांट में जो होता है लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है? और वही बात जो कि फेरोडॉक्सिन से अपना इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, तो इस बात को तो हमने देख लिया। लेकिन ये जो आपका एंजाइम है, ये आपका जो मेनली एंजाइम पाया जाता है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट में है। ठीक है? तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट हो गया, साइटोसॉल हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर किस लोकेशन में स्थित है या किस सेल ऑर्गेनेल में स्थित है। तो ये जो होता है ये आपका क्लोरोप्लास्ट में स्थित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, इसको हम याद रखेंगे। तो आप इस फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया गया। ये आपका नाइट्रेट रिडक्टेज हुआ, क्योंकि आप नाइट्रेट को रिडक्शन कर रहे हैं तो एंजाइम का नाम क्या होगा, नाइट्रेट रिडक्टेज होगा। फिर नाइट्राइट को रिडक्शन करेंगे और यहाँ पे जो आपको प्रोटॉन जो यहाँ पे आते हैं वो पीएस फर्स्ट यानी कि फोटोसिंथेसिस से आ रहे हैं, और या फिर अगर रिड्यूसिंग पावर है तो वो आपके प्लांट के रेस्पिरेशन से आ रहे हैं, और बाकी जो आपका अमोनिया बन जाएगा, इस अमोनिया से हम अमाइनो एसिड की सिंथेसिस कर लेते हैं। बात क्लियर हो गई? अगर अब हम इसके थोड़े और पार्ट पर जाएँ कि किस तरीके से आपने अमोनिया का जो आपका फॉर्मेशन हुआ, अब आपने कैसे इससे अमाइनो एसिड की सिंथेसिस कर ली। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड यहाँ भी 2 मेन रिएक्शन होते हैं, जिसमें आपका रिडक्टिव एमिनेशन होता है और ट्रांस एमिनेशन होता है। तो कुल मिला के अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो कि टीसीए साइकिल का प्रोडक्ट होता है, जब आप पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल वहाँ पे मिलता है, तो अगर इसको अमोनिया से इसको कंप्लीट कर दिया जाए तो ग्लूटारिक एसिड जो होता है, जो अल्टीमेटली आपका ग्लूटामिक एसिड जो आपका एक अमाइनो एसिड है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो की एंजाइम होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ, जो कि आपका ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। ठीक है? फॉर्म ग्लूटामिक एसिड ऑल अदर अमाइनो एसिड भी सिंथेसाइज किए जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन। तो यहाँ से अब ये जो आपका ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होता है, इससे आप कोई और भी मतलब सबसे पहले आपने 2 स्टेप की रिएक्शन हो गई। सबसे पहले तो आपने अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को अमोनिया से कंबाइन करके ग्लूटामिक एसिड बना दिया। अब इसी अगर आप ग्लूटामिक एसिड को अगर आप किसी और चीज से मिला दीजिए तो ये आपका कौन सा अमाइनो एसिड बन जाएगा, ग्लूटामाइन बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू कीटो ग्रुप ऑफ द अदर। रिएक्शन जो होती है वो ट्रांसएमिनेज होती है। ठीक है? और यहाँ पे जो आपका लिखा है ये ग्लूटामिक एसिड को अगर आप किसी और से मिक्स कर देंगे तो वो कोई और अमाइनो एसिड भी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? बहुत बातें नहीं समझ में आती हैं, तो बस केवल इतना याद रखिएगा कि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज का नाम याद रखिएगा और ट्रांसएमिनेज याद रखिएगा। ठीक है? इसके बाद आपके अमाइड्स बनते हैं। ठीक है? तो अमाइड भी आप बना सकते हैं। अब अमाइड आप कैसे बनाएंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड प्रेजेंट इन द प्लांट आर एस्पराजीन एंड ग्लूटामाइन। ये याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये आपके अमाइड फैमिली में आते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्लूटामिक एसिड से आप ग्लूटामाइन ये ट्रांसएमिनेशन की रिएक्शन से ही बनाएंगे। ठीक है?
दे कंटेन मोर नाइट्रोजन होते हैं, क्योंकि इनके पास, अगर आप इसमें अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में जाएंगे तो इनके पास नाइट्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। एंड देन अमाइनो एसिड एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम वेसल से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं अलोंग द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम एंड नोड्यूल ऑफ सम प्लांट एक्सपोर्ट द फिक्स नाइट्रोजन एज यूरिट्स। तो ये एक टेक्निकल टर्म है जो कि आप याद रख लीजिएगा। एक पर्टिकुलर प्लांट में स्ट्रक्चर होता है यूरिट्स होता है। तो यूरिट्स जो बेसिकली आपका ट्रांसपिरेशन वगैरह से संबंधित होता है, बट ये चूंकि एक्सपोर्ट नाइट्रोजन का भी करता है, जो कि आपका कुछ प्लांट सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा आपको इसमें नहीं उलझना है। तो ये सारी स्टोरी थी, जहां तक हमने इस सारी चीजों को यहाँ पे कवर कर दिया है। तो जो आपके पुराने क्वेश्चंस थे, जो कि हमने सारे क्वेश्चंस को डील कर लिए थे, तो उसमें कुछ बातें जो हमारी रह गई हैं उस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। जी, तो जैसा कि आपको एक पॉइंट और याद रखना होगा, जो कि आपके विनोग्राडस्की एक साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को। ये आपकी हिस्टोरिकल बातें हैं। कोबाल्ट जो होता है वो कलेक्ट मोस्टली इन द हाइडाथोर्स। हाइडाथोर्स एक स्ट्रक्चर होता है, जब आपने पढ़ा होगा गटेशन प्लांट में एक प्रोसेस होती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, गटेशन जो होता है मतलब जब आप बेसिकली ये आपके ग्रासेस में होता है, जो उनके एरियल पार्ट से जो आपके वाटर का इवेपोरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं। तो गटेशन के लिए जो पर्टिकुलर सेल होती है उसको हम हाइडाथोर्स बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉटनी वालों के लिए तो बहुत ही आसान है। तो बस यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे जो कोबाल्ट जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है हाइडाथोर्स में, जिसको एंड इज रिक्वायर्ड इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कोबाल्ट का रोल है और इनडायरेक्टली हाइडाथोर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल आता है। ठीक है, और स्टेम नोड्यूल्स जो होते हैं, अभी तक हमने रूट नोड्यूल्स की बात की थी। ठीक है, हमने रूट नोड्यूल्स की तो बात की थी, लेकिन स्टेम नोड्यूल्स जो होता है एक सिसबानिया एक स्पीसीज होता है प्लांट की, उसमें पाया जाता है। तो आज से हम ये भी याद रखेंगे, और याद कैसे रखेंगे, एस से स्टेम होता है और एस से सेसबानिया होता है। तो इन दोनों चीजों को हम एस से कोरिलेट कर लेंगे और अपना आंसर दे देंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। इसी तरीके से जो हमने ग्लूटामिक एसिड की बात की थी, कैसे वो डिफरेंट अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, तो आप अगर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मिला देंगे तो ये एस्पार्टिक एसिड में बन जाएगा। फिर इसको आप पायरुविक एसिड से मिला दीजिए तो एलानीन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने अमाइनो एसिड्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एंजाइम, एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया था कि कौन सा एंजाइम है जो लिंक करता है कार्बन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्बन एंड नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन कह लीजिए, और इसके अलावा आपका जो भी कार्बन साइकिल कह लीजिए, या जो आपके कार्बन वाले प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस या जो भी चीजें होती है, ईटीएस तक आती हैं। तो इसमें बहुत सारे एंजाइम दिए गए थे। इनोलेज जो होता है ये आपका, अगर आप इसको देखेंगे, इनोलेज जो होता है ये आपका ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम होता है। एनोलेज जो होता है वो आपका ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम होता है। और ग्लूटामाइन सिंथेटेज जो है, और ट्रांसकीटोलेज है, और डिहाइड्रोजनेज। तो हमने डिहाइड्रोजनेज के बारे में चर्चा किया है। और ग्लूटामाइन सिंथेटेज जो होता है, जो कि उस प्रोसेस में जब आप ट्रांस एमिनेशन करा रहे हैं या कुछ और करा रहे हैं, तो चूंकि आप ग्लूटामाइन की सिंथेसिस कराने जा रहे हैं, तो वहां पे आप ग्लूटामाइन सिंथेटेज यूज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अल्टीमेटली ड्रॉप कर दिया गया था कि ऐसा कोई मेन एंजाइम नहीं है कि जो डायरेक्टली लिंक करता हो। तो जब यहाँ पे ये फाइनल आंसर की आई 604 क्वेश्चन आईडी थी, तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था। हालांकि इसमें देखा जाए तो आप अगर किसी एक को चूज करना हो तो आप सिंथेटेज को भी टिक कर सकते हैं, जो कि लिंक करेगा, और ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, और हालांकि कहीं ना कहीं ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, और कहीं से मतलब समझ रहे हैं, ये जिस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करना चाहते थे वैसा ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ नहीं, तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को इनको ड्रॉप करना पड़ा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ तक ये सारी बातें हो गई। इसके पहले हमने सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। तो अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, हमने इस सारे पार्ट्स को कवर कर लिया है। ठीक है, जितनी आपकी बेसिक चीजें थी और सारा नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें था उसको हमने कवर कर दिया है। बाकी आप इसको डिटेल में और भी पढ़िएगा, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हो। कोई चीज अगर आपको कहीं स्टेप पर कोई चीजें डाउट करती हैं तो उसको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ये वीडियो, ये सारी चीजें, अगर ये एफर्ट, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।